जय हिंद। आप देख रहे हैं जीके वाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। बस आपने वीडियो एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दे दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? सो फ्रेंड्स, भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए फ्रेंड्स, इस वंश का गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा है? देखिए, इस वंश के जो शासक रहे हैं वो किसी न किसी के गुलाम रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश हुआ है, इसके शासकों ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो टोटल गुलाम वंश चला है 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश के शासकों ने शासक किया है। और इस वंश के शासक कौन थे और संस्थापक पहले? वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार थे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ पर पूछा गया द्वितीय राजतरंगिणी। आपने राजतरंगिणी तो पढ़ा होगा, जिसके लेखक थे कलहन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर द्वितीय राजतरंगिणी पूछा गया है, इसके लेखक थे जोन राज। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप एकदम टिक क्या करेंगे? कलहन कर देंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन ये द्वितीय राजतरंगिणी है। इसके लेखक कौन है? जोन राज हुए हैं। और ये राजतरंगिणी भी कश्मीर के जो शासक हुए हैं उसके इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, जोन राज ने द्वितीय राजतरंगिणी की जो रचना की थी वो 15वीं सदी में की थी। ठीक है, और इसमें जो है कश्मीर के इतिहासकार और कश्मीर के जो शासक हुए हैं जो जय सिंह के समकालीन थे, और इसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, और जबकि पुस्तक हुई है राजतरंगिणी, जिसके लेखक कौन है? वो कलहन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये द्वितीय राजतरंगिणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? यानी अलाई दरवाजा था वह किसका प्रवेश द्वार था? तो फ्रेंड्स, ये था कुवत उल इस्लाम मस्जिद का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो इसका जो दरवाजा था उसको अलाई दरवाजा कहा जाता था, और ये अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, अलाई दरवाजा कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार था। ठीक है, और इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1331 ईस्वी में। इसका सन पूछा जाता है। ठीक है, तो अलाई दरवाजा जो बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1331 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जो दरवाजा था इसकी जो आकृति थी, जो घोड़े की नाल होती है ना पैर में, इस तरीके की, तो इसी तरीके की जो है अलाई दरवाजे की आकृति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस दरवाजे की आकृति घोड़े की नाल की आकृति के जैसी है? तो अलाई दरवाजे की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एक लाइक तो क्वेश्चन को जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा है? देखिए फ्रेंड्स, खानखा, पीर और शेख, ये तीनों जो हैं ये सूफीवाद से जुड़े हुए हैं, ये दोनों। और ये तीसरा ऑप्शन डी, ये तीनों सूफीवाद से जुड़े हुए हैं। लेकिन उलमा क्या है? ये जो है ये एक इस्लामिक जो धर्मगुरु होते थे उनको कहा जाता था। उलमा जो कहा जाता था, जो इस्लामिक धर्मगुरु होते थे उनको उलमा कहा जाता था। लेकिन खानखा, पीर और शेख ये सूफीवाद थे। उलमा क्या था? इस्लामिक धर्मगुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कितने वर्षों तक रहा? देखिए, सर थॉमस रो आया था भारत में और ये रहा था लगभग 3 वर्ष। भारत में रहा था 3 वर्ष, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कितने वर्ष रहा? 3 वर्ष। आपको बता दें, सर थॉमस रो जो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था 1615 में। ठीक है, और ये कहाँ पर पहुंचा था? सूरत में पहुंचा था। ठीक है फ्रेंड्स, 1615 में सूरत में पहुंचा था। लेकिन ये जो मिला था जहांगीर से 1616 में मिला था। ठीक है, और 1619 तक ये इसके दरबार में रहा था, ये याद रखिएगा। 1615 में भारत आया, लेकिन 1616 में जहांगीर से मिला था और ये अजमेर में मिला था। ठीक है, और 1619 तक ये इसके दरबार में रहा, यानी कि कुल मिलाकर कितने रहा? 3 वर्ष रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी? देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा।
सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी। और लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए एनी बेसेंट ये आयरलैंड की थी, ये एक एंग्लो इंडियन थी और ये आयरलैंड की थी। 1907 से लेकर 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये प्रधान रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होम रूल लीग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गठन किसने किया है? एनी बेसेंट ने किया है, तो 1916 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय, वो सरोजिनी नायडू थी, ये याद रखिएगा। और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? देखिए उड़ीसा का प्राचीन नाम था उत्कल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्कल। देखिए उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उत्कल था। ठीक है, पुरी ये उड़ीसा का एक तटवर्ती शहर था। ये पुरी उड़ीसा का एक तटवर्ती शहर है जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है और ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, ये याद रखिएगा, ये पुरी में है और उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। देखिए इनकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बुरहानपुर। देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें, शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज महल, इनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1631। और ये कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? बुरहानपुर में हुई थी, ये याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें इनको कुछ उपाधि भी मिली हुई थी, अंजुमन बानो बेगम और मुमताज की उपाधि, और मलिका ए जमानी, इसकी उपाधि भी मुमताज को मिली हुई थी। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में और इसके 3 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, पैंथिक्लोरिस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। लेकिन विलियम हुड ये इसका सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये 1946 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है। देखिए भारतीय संविधान में है, ऑप्शन देखकर यहाँ पर आपको टिक करना है। देखिए भारतीय संविधान में इस टाइम 400 से अधिक अनुच्छेद है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 400 से अधिक, यानी कि 465 या 70 के आसपास इसमें अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनकी संख्या मैंने बता दी है, गणना के अनुसार 465 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। और संविधान के जो भाग हैं इस टाइम वे 25 भाग हैं। ठीक है, और अनुसूचियाँ कितनी हो गई है? वो 12 हो गई हैं। और फ्रेंड्स भारतीय संविधान में जो भारत का मूल संविधान था उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ये याद रखिएगा मूल संविधान में। और फ्रेंड्स आज भी हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो 395 है, लेकिन ये जो अनुच्छेद हैं 460-65 के आसपास कैसे हो गए हैं? जो आपके संविधान के उपभाग जोड़े जाते हैं उनको मिलाकर ये 460-65 के 70 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। देखिए शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। और फ्रेंड्स हमारा जो शरीर है उसका तापक्रम जो होता है 98.6 फारेनहाइट इतना होता है। कितनी भी सर्दी हो या गर्मी हो, इतना ही हमारा जो है शरीर का तापमान होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। देखिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, पुणे में। देखिए फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो की गई थी 6 अप्रैल 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 को इसको भारत को समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1947 को पुणे में, और 1950 को भारत को समर्पित इसको कर दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टिड्डियाँ होती हैं वो भारत में प्रवेश करती है पाकिस्तान से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, और आपको बता दूं इन टिड्डियों को लेकर जो भारत में बनाए गए 10 मंडल
कार्यालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 10 मंडल कार्यालय स्थापित किए गए हैं जो टिड्डियाँ आती है भारत में पाकिस्तान से, उनके लिए। ठीक है, बहुत ही खतरनाक होती है, फसलों को बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो मृत शरीर और जमीन के अंदर मिलते हैं, वही जीवाश्म होते हैं। ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले जो जमीन में दब जाते हैं मुर्दे, तो उनसे ही हमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, तो उनमें जो क्या क्या आते हैं, कोयला आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, केरोसिन तेल आती है, ये सभी जीवाश्म ईंधन में आता है। लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हरिके बैराज। और फ्रेंड्स, इस गंग नहर की जो लंबाई हम आपको बता दें, 649 किलोमीटर इस गंग नहर की, सॉरी, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है। ठीक है, और ये कहाँ से निकली है? हरिके बैराज से निकली है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के वॉचिंग टाइम से पता लग जाएगा कि आपके लिए अच्छी हुई है या नहीं है। तो वीडियो को शेयर और लाइक तो ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।